हेलो देयर, मैं सीएम रेहान। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। इसमें हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 को आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे सेक्शन 16(1) दिया हुआ है, जहाँ बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एक पर्सन को नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराता है तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उन सभी इनपुट परचेज और एक्सपेंसेस का ले सकते हैं जिसका हम अपने बिजनेस या प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन क्या हो सकता है? एक्सेप्शन में हो सकता है कि आप कैब सर्विस यूज़ करते हैं या किसी रेस्टोरेंट्स में अपने क्लाइंट्स को खिलाते हैं, इस पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमारा फाइनल आउटपुट सप्लाई जीएसटी में एग्जेम्प्ट है तो हमें उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कि हॉस्पिटल की हेल्थ सर्विसेज होती है, इसकी सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, जबकि वह जीएसटी पे करके कई सारे सर्विसेज लेता है लेकिन उसे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जैसे कि एक्सपोर्ट, जहां पे हम सप्लाई 0% रेट पे करते हैं लेकिन हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 0% रेटेड है, ना कि एग्जेम्प्ट है। 0% रेटेड पे कोई भी गुड्स को अगर हम सप्लाई करते हैं तो हम उस पर इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि 0% रेट पे सप्लाई का मतलब गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं होता है, बल्कि वो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0% होता है। हम जीएसटी में अगर एडवांस पेमेंट करते हैं तो हमें उस पर भी एडवांस में जीएसटी पे करना होगा, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि हम एडवांस में जो भी जीएसटी पे करते हैं उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस का हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, बल्कि हम एडवांस में वाउचर इशू करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमें सेक्शन 49 के कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस को भी देखना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि सेक्शन 49 का कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या है। दिस इज द क्रेडिट मैकेनिज्म। इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं और उनकी सेट ऑफ करने की प्रायोरिटी क्या होगी। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्रेडिट सेट ऑफ दिया हुआ है, जिसमें ब्लू कलर डिनोट करता है फर्स्ट प्रायोरिटी को, पर्पल कलर सेकंड प्रायोरिटी को और ग्रीन कलर थर्ड प्रायोरिटी को। यह है क्रेडिट मैकेनिज्म। यहाँ सीरियल नंबर 1 में दिया हुआ है सीजीएसटी। सीजीएसटी के इनपुट को हम सबसे पहले सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करेंगे, और सेट ऑफ करने के बाद अगर इनपुट बच जाता है तो फिर उसे हम आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। सीजीएसटी को एसजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी में है तो यूटीजीएसटी के साथ हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सीरियल नंबर 2 में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ हम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करने के बाद अगर कुछ इनपुट बच जाता है तो फिर हम उसे आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और ठीक उसी तरह सीजीएसटी को हम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पे सीरियल नंबर 3 में IGST के बारे में दिया गया है कि हम IGST को कैसे सेट ऑफ करेंगे। तो देखें, हम IGST को सबसे पहले IGST के साथ सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद भी अगर हमारा IGST में कुछ इनपुट क्रेडिट बच जाता है तो हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे CGST को। जो बचा हुआ अमाउंट था IGST से सेट ऑफ करने के बाद हम उस अमाउंट को पहले CGST के साथ में सेट ऑफ करेंगे और CGST को भी सेट ऑफ करने के बाद अगर हमारा कुछ इनपुट क्रेडिट बच जाता है तो फिर हम उसे सेट ऑफ करेंगे SGST या UTGST के साथ में। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक स्टेट का CGST या SGST दूसरे स्टेट के CGST या SGST से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हमें यह भी ख्याल रखना है कि अगर किसी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस स्टेट का इनपुट CGST या SGST का क्रेडिट हम नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दूसरे स्टेट में जाते हैं और होटल में स्टे करते हैं। उस स्टेट में हमारा GST का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो हम उस स्टेट के SGST या CGST का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। हमें जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, जिसे हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से सेक्शन 16(2) शुरू होता है, जिसमें क्लॉज नंबर ए कहता है कि एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर सकता है जब उसके पास सप्लायर से इशू किया हुआ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होगा। क्लॉज नंबर बी कहता है कि हमें सिर्फ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट क्लॉज ए में रिसीव करने से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पास गुड्स या सर्विस भी रिसीव हो जानी चाहिए। यही GST में सबसे बड़ा चेंज है कि इसमें टैक्स हमेशा गुड्स या सर्विसेज के साथ ही चलता है। क्लॉज नंबर सी ये कहता है कि हम इंश्योर करें कि उसी से गुड्स या सर्विसेज लें जो GST का पेमेंट और रिटर्न फाइल सही टाइम पे करते हैं। हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा अगर हमारा सप्लायर सही वक्त पे हमसे लिया गया टैक्स और GST का रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो हमें इंश्योर करना होगा कि GSTR 2 में हमारा नाम ऑटो पॉपुलेट हो। यहाँ पे नोट में सेक्शन 41 दिया हुआ है, जो कि बताता है कि हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली ले लेंगे और यह प्रोविजनल क्रेडिट हम सिर्फ सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारा डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड सप्लायर का डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग दोनों डिफरेंट डेट पे हो सकता है, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेल्फ असेसमेंट करके प्रोविजनली क्लेम कर लेते हैं। यह प्रोविजनली है, ना कि परमानेंट। इसीलिए हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है अगर हमारा सप्लायर अपना हमसे लिया हुआ टैक्स और रिटर्न फाइल सही वक्त पे नहीं करता है। तो क्लॉज नंबर डी कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमें GST का रिटर्न सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग फाइल करना होगा। आगे एक कंडीशन बताया गया है कि अगर माल लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स में आता है तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम पूरा सामान रिसीव नहीं कर लेते हैं। मतलब हमें इनवॉइस तो मिल गया लेकिन हमने पूरा सामान रिसीव नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पास पूरा सामान भी रिसीव होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। आगे एक और कंडीशन दिया गया है जिसमें हमें यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर
हम 180 दिनों यानी 6 महीनों के अंदर परचेज किए हुए सप्लाई का पेमेंट नहीं करते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवैलिड यानी अवैध माना जाएगा और हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले क्लेम कर चुके थे वह आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हमें ऐसा सप्लाई परचेज करते हैं जिस पे हम रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगाते हैं तो रिवर्स चार्ज के परचेज पे यह कंडीशन लागू नहीं होता है। आगे एक और कंडीशन है इस क्लॉज में कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब हम खरीदे हुए माल पे माल की कीमत के साथ साथ जीएसटी का टैक्स भी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम सबके जहन में अक्सर ये बात आती रही है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर के डायरेक्शन देता है कि गुड्स का किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर करें तो क्या होगा। ऐसे केस में जिस रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स को सप्लाई करने का डायरेक्शन दिया है वही माना जाएगा कि उसी ने गुड्स रिसीव किया है। डायरेक्शन देने वाला रजिस्टर्ड पर्सन एजेंट भी हो सकता है या कोई और भी। तो अगर एजेंट रजिस्टर्ड है और डायरेक्शन देता है सप्लाई के लिए तो वही माना जाएगा कि उसने गुड्स रिसीव किया है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे होना चाहिए जो सप्लाई का डायरेक्शन दे रहा है। सेक्शन 16(3) ये कहता है कि अगर हमने परचेज किए हुए कैपिटल एसेट के जीएसटी कंपोनेंट पे भी डिप्रिसिएशन लगा दिया इनकम टैक्स एक्ट में तो हमें जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम एक मशीन परचेज करते हैं 100 रुपये की और उस पर 18% से हम जीएसटी दे देते हैं तो हमारे टोटल पेमेंट की वैल्यू हो गई 118 रुपये। और अगर हम इस टोटल 118 रुपये पे इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करने के लिए डिप्रिसिएशन लगा देते हैं तो हमें ऐसी हालत में जीएसटी के अमाउंट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ 100 रुपये पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं और 18 रुपया जीएसटी के अमाउंट पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो हम जीएसटी के अमाउंट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है सेक्शन 16(4) में कि डोंट बी लेट, हम देरी ना करें। सेक्शन 16(4) कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम तभी ले सकते हैं जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न फाइल करने से पहले या एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले क्लेम करते हैं। एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर होता है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ का रिटर्न या जीएसटी का एनुअल रिटर्न फाइल दोनों में जो डेट पहले होगा उससे पहले हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। तो दोस्तों ये था सेक्शन 16 जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप कि आप सबको हमारा ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे और हमें अप्रिशिएट करने के लिए नीचे में दिए गए बेल आइकन्स को भी क्लिक करेंगे ताकि आप सबों को रेगुलर नोटिफिकेशंस हमारे नए वीडियोस का मिलता रहे।